तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है पूरा डीप नॉलेज लेंगे। तो फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। तो फ्रेंड्स, तो हमें इस चैप्टर में देखना है कि प्लांट्स और जो वाटर है, वाटर के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, प्लांट और वाटर के बीच का रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कंप्लीट चैप्टर में बस यही देखना है, उनके वाटर की प्रॉपर्टी, हर कोई चीज़ें जो प्लांट्स और वाटर इन दोनों को रिलेट करती है, वो सारी चीज़ें हमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, प्लांट वाटर रिलेशन में। तो फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले प्लांट वाटर रिलेशन में वाटर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाटर के कुछ जनरल पॉइंट्स देखते हैं कि वाटर की जनरल प्रॉपर्टी जो हर बार वाटर के लिए यूज्ड होती है। तो प्लांट्स जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को सराउंडिंग से सुन लो, प्लांट्स को सराउंडिंग से वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, फूड और गैसेस, ये सभी चीज़ें प्लांट्स को सराउंडिंग से मिलती है। ठीक है, अब देखो हमारा प्लांट है, वाटर रेनिंग से मिलता है या फिर हमारे सराउंडिंग से। ठीक है, मिनरल सॉइल में रहता है, न्यूट्रिएंट वो भी सराउंडिंग से मिलता है, फूड वाटर को सराउंडिंग से ही मिलता है, गैसेस भी सराउंडिंग से मिलती है। ठीक है, मतलब प्लांट्स को सराउंडिंग से ये ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक चीज़ें। अब सेकंड जनरल पॉइंट है प्लांट के लिए, वाटर इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिक्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका बहुत डीप मतलब है। अब इलेक्ट्रिक्स ऑफ लाइफ का मतलब कि जो लाइफ को कंप्लीटली, जो लाइफ को कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में कंप्लीट अपनी लाइफ है, जो कंप्लीट हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन एवरी टिश्यू और सेल 90 to 95% इज वाटर। ठीक है, 90 से 95% वाटर हमारे टिश्यू और सेल में होता है। ठीक है, टिश्यू और सेल में 90 से 95% वाटर अपने टिश्यू या सेल में होता है। अब लास्ट पॉइंट है, वाटर हेल्प्स सेल टू मेंटेन टर्बिलिटी एंड शेप। ठीक है, वाटर टर्जिडिटी और शेप को कंट्रोल करता है, उनको मेंटेन करता है। ठीक है, वाटर शेप और टर्जिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वाटर की, प्लांट और वाटर के ये कुछ जनरल पॉइंट है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट इज अ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर मतलब अगर देखो, अगर वाटर हमें अटलांटिक ओशन में मिलता है, सिंपल सा एग्जांपल, अगर वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के, तो कोल्ड हो जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है, अगर वाटर को हम अपने रूम में रखते हैं तो लिक्विड रहेगा, और उस वाटर को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करते तो वेपर बन जाएगा। इसीलिए वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, ये बेस्ट सॉल्वेंट होता है। देखो, बेस्ट सॉल्वेंट होता है फॉर एवरी सोल्यूट, हर सोल्यूट के लिए बेस्ट सॉल्वेंट होता है वाटर। ठीक है, और इसका जो पीएच है ये न्यूट्रल है, मतलब पीएच इसका 7 है, मतलब ये न्यूट्रल है। वाटर इज ए न्यूट्रल, ये बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ये देखो, ये बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी है, बेस्ट एक्वस मीडियम भी है। अब वाटर बेस्ट सॉल्वेंट भी है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी है और एक्वस मीडियम भी है। ये तीनों मीडियम एकदम बेस्ट है वाटर के। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या होता है, अब सुन लो मेरी बात। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका पीएच वैल्यू 7, मतलब जो वाटर है प्योर फॉर्म में, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इसेंशियल मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थर्ड, इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, मींस इट इज अ थर्मल लॉ। तो फ्रेंड्स, ये हाई स्पेसिफिक हीट है,
हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपराइज्ड होने के लिए इसे हाई हीट होना, मतलब हाई टेम्परेचर, एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज होने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा हीट होना, हिंस इट इज़ थर्मल वेपर, इसीलिए इसे हम थर्मल वेपर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसे थर्मल बफर कहते हैं, मतलब ये थर्मल बफर के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट्स मॉलिक्यूल हैव गुड एडहेसिव एंड कॉन्सिएसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो फोर्स के नाम है, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल में ये दोनों फोर्स का अट्रैक्शन हो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू राइज इन कैपिलरीज, इट्स सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कंटेन फिजिकल वर्ल्ड विद बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसका मतलब समझ लो, देखो वाटर मॉलिक्यूल ये गुड, देखो इनमें दो, ये जो दो फोर्स है एडिसेसिव और ये एडिसिव और कोहेजन फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा है। ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, मतलब वाटर का सरफेस टेंशन हाई होता है और इन दोनों फोर्स के बीच का अट्रैक्शन, इनके वजह से इट इजी राइज इन कैपिलरीज, ठीक है। इनकी वजह से इट्स इजीली राइज इन कैपिलरीज, ठीक है। अब कैपिलरीज का मतलब समझ गया, ठीक है। इनके वजह से कैपिलरीज। अब इसका सिग्निफिकेंस, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज देयरफॉर, सुनो ये इसकी वजह से, देखो मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स फिजिकल वर्ल्ड विद बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब मॉलिक्यूल ये फिजिकल वर्ल्ड विथ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब फिजिकल वर्ल्ड और बायोलॉजिकल प्रोसेस ये दोनों एक में रिलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन रूट, ठीक है। तो रूट की अब प्रॉपर्टीज देखेंगे। इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अपने बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये मतलब ये रूट जो है वो वाटर का ऑर्गन नहीं है, रूट ये प्लांट का ऑर्गन है, ठीक है। इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ, हमें यहाँ प्लांट होना था शायद, ठीक है, प्लांट एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में अपना सेकंड है, आप इस टॉपिक को तो मानते हो, ठीक है, कि रूट जो है वो प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और वो मिनरल एब्जॉर्प्शन भी करता है। उसके बाद बाय वसलन, देखो ये एक प्लांट का पार्ट है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लांट में पानी की कमी होती है जिस वजह से उनको सॉइल में से पानी नहीं मिल पाता, तो उन्हें जो पानी एयर में से लेना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे इपिथेटिक रूट्स और सूट सिस्टम रहता है, मतलब उनके सूट सिस्टम में इपिथेटिक रूट्स होता है जो कि एयर में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो जो वाटर की नीड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रूट्स के ऑर्गन, मतलब जो रूट्स में 4 टाइप्स ऑफ जोन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स तो चलो हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक दिया हुआ है। फ्रेंड्स तो जो 4 टाइप ऑफ जोन है वो देखो, वो फर्स्ट है मैचुरेशन जोन है, उसके बाद सेकंड है रूट हेयर जोन, उसके बाद है जोन ऑफ इलोंगेशन, और ये मेरिस्टेमेटिकल रीजन है। ये ऐसे 4 रीजन है, 4 जोन है जो रूट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसेंशियल जोन में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। अब हमें रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर देखना है, उसके पहले हम रूट देख लेते हैं, रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रूट है, ठीक है, जिसका ये जो ऊपर का पोर्शन है उसे हम मैचुरेशन जोन कहते हैं, और ये जो अपना रूट हेयर्स है, ठीक है, ये रूट हेयर्स, और ये जहाँ रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम रूट हेयर जोन भी कहते हैं, ठीक है। और सुनो इंपॉर्टेंट बात, जो रूट होता है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या, रूट जो होता है उसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती है, ये जो है आउटर लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, और ये जो इनर लेयर है ये सेकंड लेयर है, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर बनती कैसे। तो ये जो फर्स्ट लेयर है वो बनती है पेक्टिन से, ठीक है,
वो बनती है पेक्टिन। और जो अपनी सेकंड लेयर है, सेकंड, वो बनती है सेल्यूलोज से, ठीक है। फर्स्ट लेयर बनती है पेक्टिन से और सेकंड लेयर बनती है सेल्यूलोज से। हम सेकंड लेयर को इनर्ट लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। हम सेकंड लेयर को इनर्ट लेयर भी कह सकते हैं। और जो जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, जिस रीजन में सेल इलोंगेट होते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात समझ लो, ये जो रूट है, अगर आपको लगता है कि रूट हमेशा बढ़ते रहता है, रूट का हर पार्ट बढ़ते रहता है, तो आप गलत हो, ठीक है। रूट में एक जोन होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन, बस उसी में रूट सेल्स होती है, वो बढ़ते हैं, जिस वजह से रूट बढ़ता है। बस ये जोन ऑफ इलोंगेशन है, इसी में इलोंगेशन ऑफ सेल्स, इलोंगेशन ऑफ टिश्यू, इलोंगेशन ऑफ सिस्टम, ये होता है। अब जोन ऑफ इलोंगेशन के नीचे आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल से बनी रहती है, और उसके नीचे अपना रूट कैप जो कि हर प्लांट में होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपना रूट हेयर्स की तरफ, ठीक है। अब रूट हेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी डायग्राम आ सकती है। अब देखते हैं कि रूट हेयर्स क्या है। अब फ्रेंड्स रूट हेयर्स को हम एक लाइन में स्टेट कर सकते हैं, उसे हम रूट हेयर्स इज अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ इफिब्लेमा सेल। मतलब जो रूट हेयर्स होती है, ये जैसा ये रूट है, अब ये रूट से रूट हेयर्स जो एक्सटेंड हो रही है, उसे हम साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन से वो रूट हेयर्स एक्सटेंड होती है, ठीक है। अब रूट हेयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स बुक में थ्योरी दी है, लेकिन मैं आपको डायग्रामेटिकली पढ़ाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में नहीं हो। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये रूट हेयर से, ठीक है, ये इलोंगेट पार्ट रूट हेयर का है। अब ये जो पोर्शन है, ये रूट का पोर्शन है, और ये जो इलोंगेट हो रही है, इसे हम रूट हेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट देख लेते हैं। ये जो है, इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, इसे कहते हैं हम वैक्यूल्स, ठीक है। ये जो है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो पॉइंट है उसे, और फ्रेंड्स ये जो एक्सटर्नल लेयर ऑफ रूट होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, और उसकी इनर्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, ये तो आपको पता है। और ये एक्सटेंडेड पार्ट देखो, अभी वैक्यूल्स और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बची है उसे हम साइटोप्लाज्म्स बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये तो रूट इपिथेलियल सेल है। अब जो रूट का साइज है वो 1 to 10 नैनोमीटर तक होता है, जो कि रूट हेयर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लो। रूट हेयर्स एक कलरलेस होते हैं, कलरलेस, ठीक है। ये अनब्रांच्ड होते हैं, रूट हेयर्स अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, और ये वेरी डेडिकेट होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूट के बारे में। अगर फ्रेंड्स आप मेरी इन नोट्स को फॉलो करते तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये नोट्स बहुत अच्छे से बनाया हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर बनाया हो, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं रूट हेयर्स के बाद में जो हमारा मेन टॉपिक है, वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसमें पहला टॉपिक है अपना, ये बहुत थ्योरी पोर्शन है अपनी बुक में, लेकिन मैं आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या होता है। ये 3 टाइप्स होते हैं वो रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसका मतलब प्रेजेंट अराउंड सॉइल पार्टिकल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, सॉइल पार्टिकल में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर मतलब क्या? ग्रेविटेशनल वाटर मतलब प्रेजेंट बिटवीन सॉइल इन द ग्राउंड वाटर टेबल। जो अपना ग्राउंड वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट बिटवीन सॉइल इन द ग्राउंड वाटर, मतलब सॉइल के बीच में ही लेकिन ग्राउंड वाटर में, ठीक है। सॉइल के बीच में ही लेकिन ग्राउंड वाटर, मतलब ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड वाटर, इसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद में आता है कैपिलरी वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रेजेंट बिटवीन सॉइल इन द गैप, जो सॉइल के बीच में गैप होती है उसमें, और ओनली वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। और ये जो वाटर होता है ये बस प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, क्योंकि प्लांट में कुछ ऐसी टिश्यूज होती है जो कि इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उस टिश्यू का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, ये अपना उस लंबा चौड़ा थ्योरी पोर्शन का शॉर्टकट है।